हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वन शॉट लेकर आया हूँ, जिसको हमारे जो बीटेक कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं, इस टाइम फिफ्थ सेमेस्टर के, वो सारी जितनी भी बीटेक के अंदर ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, वो सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो यूनिट 1 है, हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका वन शॉट लेकर आया हूँ। आपको दोस्तों पता होगा, जैसे कि आपका अभी जल्दी में ही सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर, तो इसमें मैं आपको इतना गिवन सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला यूनिट के अंदर है हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। फ्रेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमारे नेशन का प्राइड है और ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। मतलब इससे बड़ा लॉ कोई भी इंडिया में नहीं है, ये सुप्रीम है इंडिया में। It gives the people their fundamental rights and set rules and guidelines that the government and citizen of India must follow. फ्रेंड्स, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है और कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं जिनको सेट्स में कन्वर्ट कर रखा है। कुछ सेट्स हैं, रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको गवर्नमेंट और सिटीजन्स जो भी इंडिया की है वो फॉलो करेगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फॉलो ना करे या फिर कोई सिटीजन है वो कहे कि भाई मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं फॉलो नहीं करूँगा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी क्या कहते हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, वो गवर्नमेंट हो चाहे इंडिया की, चाहे सिटीजन्स हो इंडिया के, वो सबको फॉलो करना है। आप उनसे ऊपर नहीं जा सकते। On 26 November 1949, the Constitution was adopted by the Constitution Assembly of India, although it come into effect on 26 जनवरी 1950। फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, हमारा जो इसका क्या कहते हैं, ये अफेक्ट में आया था वो 26 जनवरी 1950। मतलब अडॉप्ट तो कर लिया ये 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? लागू हुआ था फ्रेंड्स ये 26 जनवरी 1950 से। अब हम इसके कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीएम्बल एंड 470 आर्टिकल्स विच आर कैटेगराइज्ड इनटू 25 पार्ट्स। दोस्तों, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। और फ्रेंड, इसके अंदर प्रीएम्बल एक और हमारे 470 आर्टिकल्स हैं जिनको हमने 25 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। इसके अंदर 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिस हैं। इवन आफ्टर एंडर्समेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड 104 टाइम्स। फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उसमें अब तक 104 बार अमेंडमेंट हो चुका है। अमेंडमेंट से आप समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, जैसे कि कोई लॉ बनाना या फिर कोई लॉ पुराना हटाना, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। और ये अमेंडमेंट हम कौन से आर्टिकल की हेल्प से करते हैं? ये अमेंडमेंट हम करते हैं आर्टिकल 360 की हेल्प से। द लेटेस्ट वन कम ऑन 25 जनवरी 2020। और फ्रेंड, जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 25 जनवरी 2020 में हुआ था। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा असेंबली था या फिर जो कैबिनेट मिशन था, ये कैसे बना, इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। फ्रेंड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो 1946 में बना था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान के पीछे पूरा एक इतिहास है काफ़ी अच्छा, और आपको काफ़ी अच्छी कहानी लगेगी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो हमारी थी इनडायरेक्ट डिमांड की गई थी 1895 में, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कहा था स्वराज बिल की डिमांड इन्होंने की थी। देन उसके बाद 1906 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना वो आज पीछे ना वो पहले पीछे थी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने भी डिमांड कर दी। उसने सोचा बाल गंगाधर तिलक ने डिमांड की है तो मैं क्यों ना डिमांड करूं। तो आईएनसी ने 1906 में डिमांड कर दी स्वराज की। फिर फ्रेंड, जो 1928 आया, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है कि इंडियंस बहुत डिमांड कर रहे हैं स्वराज की, क्यों ना चलो हम देखते हैं कि ये लोग खुद कानून बना पाते हैं या नहीं बना पाते। यही सब देखने के लिए साइमन कमीशन इंडिया आया। उसके बाद दोस्तों 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट को पेश किया। उसमें बताया कि कुछ नियम्स और कुछ रूल्स लिखे, और उसमें बताया गया था काफ़ी कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने कानून बता सकते हैं। तो जो साइमन कमीशन के अधिकारी थे जो इंडिया आए थे कि देखने कि ये लोग कानून बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो उनको इतना तो पता चल गया नेहरू रिपोर्ट पढ़ के कि हाँ, इंडियंस कानून बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड डायरेक्ट डिमांड हो जाती है 1934 में एम एन रॉय जो द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब अब डायरेक्ट डिमांड हो गई 1934 में एम एन रॉय के द्वारा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए।
उसके बाद फ्रेंड्स आप 8 अगस्त 1940 याद रखेंगे, जब जैसी डायरेक्ट डिमांड हुई 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आ गया। अगस्त ऑफर में फ्रेंड्स क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस की हेल्प चाहिए, उनको इंडियंस की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो उनको जो सैनिक थे वो कम पड़ रहे थे, इसलिए उनको इंडियंस की हेल्प चाहिए। लेकिन हम लोग की डिमांड क्या थी, हम लोग की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लेकिन इंग्लैंड ने क्या था, कहा था इसके ऊपर कि हम विचार करेंगे आफ्टर वॉर। उसका रिजल्ट फ्रेंड क्या निकला था, आईएनसी था जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने इसको डिनाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन भेजते हैं ये लोग, और इसमें गारंटी मिलती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। और इसका रिजल्ट फ्रेंड क्या था, जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने इसको पोस्ट डेटेड चेक बता दिया और कहा ब्रिटिशर्स में बोलते हैं और करते कुछ नहीं। देन फाइनली हमारे पास 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है, और इसी कैबिनेट मिशन ने हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की गारंटी दे दी थी, और वहाँ पे एक इलेक्शन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था। कैबिनेट मिशन में जो आए थे वो 3 अधिकारी थे, लॉरेंस था, क्रिप्स था और अलेक्जेंडर था। फ्रेंड इसमें देखते हैं हम, जो कैबिनेट मिशन था इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, और इस रिपोर्ट के तहत इलेक्शन हुआ था, जो जो उसमें लिखा था, और उसी के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हुआ था। तो इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होना था फ्रेंड्स ये, और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविजनल असेंबली। फ्रेंड्स प्रोविजनल असेंबली जो यहाँ के लोगों ने चुनी थी, वही लोग, उसी असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनको इलेक्ट करने के लिए हकदार होंगे। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकते, जैसे कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख लीजिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपने जिनको चुन के भेजा है, एमपीज़ को भेजा है, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। सेम यहाँ पे था, हम लोगों ने प्रोविजनल असेंबली में भेजा था, वहाँ पे प्रोविजनल असेंबली के जो लोग थे वही वोटिंग करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर होंगे उनको इलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर 389 मेंबर्स को सिलेक्ट करना था, जिसमें 93 सीट्स थी वो प्रिंसी स्टेट नॉमिनेशन थी, राजा रजवाड़े जो होते थे वहाँ से उनको 93 सीट पे नॉमिनेट करना था, यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होना था। जो इलेक्शन होना था वो 296 सीटों पे होना था इलेक्शन, जिस पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। उसके अंदर भी फ्रेंड्स हमने दो भागों में बांट रखा था, 292 मेंबर्स जहाँ पे गवर्नर्स थे, और 4 सीट ऐसी थी जहाँ पे चीफ कमिश्नर थे। तो फ्रेंड जो इसका रिजल्ट आता है उसमें आईएनसी हमारी काफ़ी अच्छे मतों से जीतती है, 208 सीट से, और जो मुस्लिम लीग थी उसको सिर्फ 73 सीट्स मिलते हैं। अब हम फ्रेंड्स इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फंक्शन थे वो देख लेते हैं। इसके फंक्शन थे फ्रेंड्स, ये आपको काफ़ी याद रखना, एग्जाम में लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही की पॉइंट्स लिखे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फंक्शन थे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले मई 1949 को इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था हमारा। और 22 जुलाई 1947 में इंडिया ने जो इंडियन फ्लैग था उसको अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स हमारे जो प्रेसिडेंट थे हमने चुने थे राजेंद्र प्रसाद जी, और हमारा 22 जनवरी 1947 को हमने प्रेमबल को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको अपनाया था। और 26 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एम्बलम अपनाया था, जो आप आज देख सकते हैं। फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूंट बनने में हमको 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज़ लगे थे, काफ़ी लंबा टाइम था, लेकिन इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है, और आज इसकी दुनिया में तारीफ होती है। फ्रेंड देयर आर द मैनी कमिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फ्रेंड बहुत सारी कमेटी थी, जैसे कि आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, फेडरल कमेटी हो गई, स्टीयरिंग कमेटी हो गई, रूल्स प्रोसीजर कमेटी हो गई, एक्सेट्रा हो गई। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा कमेटी थी, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इतना काफ़ी है। अब हम जो देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, हमारा जो तीसरा टॉपिक है पहली यूनिट के अंदर, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945। तो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज अ लॉ डेट एस्टेब्लिश अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। फ्रेंड जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये फेडरल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इसे इस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था इंडिया के अंदर। और फ्रेंड जो पावर थी उसको डिवाइड कर देता है ये एक्ट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो उसकी प्रोविंसेस थी उनके अंदर। मान लीजिए प्रोविंसेस मतलब क्या हो गया, जहाँ राजा रजवाड़ हो गए, या फिर क्या कहते हैं गवर्नमेंट हो गई, एग्जीक्यूटिव में अलग कर दिया, जुडिशरी में अलग कर दिया, लेजिस्लेटिव में अलग कर दिया, तो पावर को डिवाइड कर दिया। पावर अब एक के हाथ में नहीं थी, पावर को उन्होंने डिवाइड कर दिया इस एक्ट के तहत। इट वॉज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू द इंडिया बाय द ब्रिटिश बिफोर द कंट्री गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। फ्रेंड्स ये हमारा जो ये जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमें ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया था हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस से पहले पहले, जो 1947 में हम आज़ाद हो गए थे उससे पहले पहले।
अब दोस्तों हमारा आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द इंडिया एंड बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा। फ्रेंड, जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 ने, इसने मार्क कर दिया था ब्रिटिश कॉलोनियल अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और एक नए एरा की बिगनिंग है। डिक्लेयर्ड इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डिक्लेयर हो गया था कि इंडिया और पाकिस्तान हमारा इंडिपेंडेंट नेशन है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चेंजेस हुए थे कुछ फ्रेंड्स, जैसे कि जो हमारे पहले 389 मेंबर्स थे अब वो 299 मेंबर्स रह गए थे। और 70 प्रिंसली स्टेट रह गई थी। पहले कितनी थी, 90 प्रिंसली स्टेट्स थी, अब सिर्फ 70 रह गई। बाकी कहाँ गई, क्योंकि फ्रेंड्स पाकिस्तान का डिवीजन हो गया था, तो बचे हुए जो थे वो पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी, तो वो वहाँ चले गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सोवरन थी फ्रेंड, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अब किसी भी लॉ को हम खत्म कर सकते हैं या फिर उनको नहीं मान सकते या फिर जो पहले से बने उनको चेंज कर सकते हैं। वर्क एज अ लेजिस्लेटिव। और फ्रेंड, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उस टाइम वो एक लेजिस्लेटिव की तरह वर्क कर सकती थी। और उसने काफ़ी रूल्स भी बनाए थे लेजिस्लेटिव की वर्क करने की तरह, जैसे कि काफ़ी असेंबली का निर्माण हुआ था, उन लोगों ने रूल बनाए थे और एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अब जो हमारा फोर्थ हेडिंग है, फोर्थ टॉपिक है इस यूनिट में, वो है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट फ्रेंड्स कब थी, 26 जनवरी 1950 को ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्समेंट हुआ था। रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसको इसने रिप्लेस किया था। डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और फ्रेंड्स, इंडिया को डिक्लेयर कहा था किया था कि वो सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इन्फोर्स इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। फ्रेंड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में क्या कहते हैं अपनाया था, लेकिन जो लागू किया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच फर्स्ट मेट ऑन दिसंबर 9। जो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसको बनने में 2 साल, जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे गए थे। अब देखते हैं दोस्तों, हम जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक पक्का पक्का आएगा, आप लिख के रख लीजिए। लेंदियस, तो इसके हम कुछ सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ सफिशिएंट है जितना भी बताऊंगा। तो फ्रेंड, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सैलिएंट फीचर क्या क्या है। लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। फ्रेंड्स, हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने बहुत जगह से बोरो किया है, बहुत जगह के कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छा बन सके और काफ़ी एफिशिएंट बन सके। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्रेंड्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ब्लेंड है। Constitution are classified into rigid and flexible. A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment. फ्रेंड्स, rigid constitution क्या होता है, ये blend है हमारा जो constitution है, लेकिन पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कि rigid constitution क्या होता है, flexible constitution क्या होता है। तो rigid constitution फ्रेंड्स जो हमारा होता है उसके अंदर हमें किसी भी amendment कोई भी करना है तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एग्जाम्पल। और फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डनरी लॉ आर मेड। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसका अभी जो सैलेंट फीचर्स हैं वो बचे हुए हैं काफ़ी, मैं देख लेता हूँ। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स आ गया, इसके बारे में आप लिख देंगे। डीपीएसपी आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया, सिंगल सिटीजनशिप आ गया, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका की तरह डबल सिटीजनशिप नहीं है। जैसे कि आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि मैं यूपी का, मेरे पास यूपी की सिटीजनशिप है या फिर मेरे पास एमपी की सिटीजनशिप है देन इंडिया की सिटीजनशिप, नहीं, सिर्फ हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जैसे कोई भी नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी हो गई या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई तो इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब हम देख लेते हैं जो छठा टॉपिक है हमारा वो है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज कोर वैल्यू। फ्रेंड, जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमारे क्या कहते हैं कंट्री की जो स्टेटमेंट कोर वैल्यूज़ हैं उनका एक स्टेटमेंट है एंड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन नवंबर 26 1949। फ्रेंड, जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। The preamble was embedded once by the 42nd Amendment Act of 1976. The words sovereign, democratic republic and unity of nation were added to the preamble of this amendment. फ्रेंड्स, हमारा preamble में amendment हुआ था 42nd Amendment 1976 में। इसके तहत हमने 3 वर्ड जोड़े थे, sovereign, democratic, republic, जो हमारे preamble में आज आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये हमने
कौन से संशोधन से जुड़े थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। फ्रेंड्स, जो हमारा प्रियम्बल होता है वो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है। आप हर बुक देख लीजिए, आपको प्रियम्बल हर एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डिक्लेयर करता है इंडिया को कि इंडिया एक सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। एम्स क्या था फ्रेंड्स इसका? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हम अपना जो 7 टॉपिक है वो देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं और ये पार्ट 3 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल द सिटीजन। फ्रेंड, फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और गारंटी कहा गया है कि वो सारे इंडियन सिटीजन्स को हमारे गारंटीड हैं। और फॉरेन सिटीजन्स भी जो हमारे आते हैं उनके लिए भी कुछ राइट्स ऐसे हैं जो उनके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं होते। लेकिन जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये सारे राइट्स एप्लीकेबल होते हैं। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर। फ्रेंड्स, ये टोटली इक्वली क्या कहते हैं हर किसी पे लागू होते हैं। उनके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता उनके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या फिर जेंडर के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आपका रिलीजन है तो आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा, या फिर आपका ये जेंडर है तो आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा। इसमें जो फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं वो इक्वली दिए जाते हैं हमारे ऑल द इंडियन सिटीजन। इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर और एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू। फ्रेंड्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है वो इन्फोर्सेबल होता है, मतलब आपका का कोई भी फंडामेंटल राइट को, मतलब आपका कोई फंडामेंटल राइट को खंडित कर रहा है, फिर आपके फंडामेंटल राइट को दबा रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास। फ्रेंड्स, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। साथ में जो हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अब हटा दिया गया है, तो हमारे पास अब 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। तो पहला देख लेते हैं राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से 22 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये आर्टिकल 23-24 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। कल्चर और एजुकेशन राइट ये 29-30 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये आर्टिकल 32 में आता है। तो फ्रेंड्स, सफिशिएंट है इतना आई होप। अगर लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से। एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें। फ्रेंड, मैंने जैसे लिख रखा है द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नाउ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा पहले 7 नंबर का राइट था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया, वो भी एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। 8वें नंबर पर हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये आर्टिकल 51A में लिस्टेड है। द स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976 रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रेंड, जो हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने 1976 में रिकमेंडेड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ, हमारे पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। प्लीज़ दोस्तों इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो पहले हम देख लेते हैं एक एक करके। अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट करेंगे आप नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। दूसरा है फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल जितने भी हुए हैं और आइडियल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे। डिफेंड द कंट्री एंड नेशनल सर्विस मैन कॉल्ड अप। और फ्रेंड्स, अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे और कभी भी आप नेशनल सर्विस पे जब आपको ज़रूरत पड़े तो अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे का स्पिरिट डेवलप करेंगे और निभाएंगे उसको। प्रेजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री, और जो हमारा कंट्री का कंपोजिट कल्चर है उसको प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व नेशनल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी वो वन काट रहे हैं, फिर कोई भी अपनी मर्जी से वहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं। तन्नू वेट्स मन्नू। आप जाइए ताजमहल पे, देखिए क्या कहते हैं, लाल किले पे जाइए, किसी भी म्यूज़ियम में जाइए, जो हमारे जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट है फिर मॉन्यूमेंट्स हैं जो भी उस पर लोग करते हैं, उसको आपको नुकसान नहीं पहुँचाना है, तो प्रिजर्व करना है उसको। जो 8वें नंबर की है वो है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। 9वें नंबर की है फ्रेंड्स सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। जैसे कि मैंने बोला था पब्लिक प्रॉपर्टी है, वायलेंस है। ऐसा नहीं कि आप धरने पे बैठ गए, ट्रेनें चला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, नहीं, वो सब उसको कुछ भी नहीं करना है और वायलेंस को अवॉइड करना है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट गार्डियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। फ्रेंड्स, ऑल द पेरेंट्स और गार्डियंस की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को, जितने भी उनके 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजें। अब हम देख लेते हैं 9वें नंबर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी क्या है।
आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये डीपीएसपी हमारा आता है। पार्ट 4 के अंदर इसको रखा गया है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड, डीपीएसपी है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। इसको हमने डीपीएसपी को क्लासिफाइड किया 3 तरीके से, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। तो इसमें आप मोटा मोटा याद रखिए, डीपीएसपी हमारा है उसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं और ये स्टेट के वेलफेयर के लिए यूज़ होता है। इसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी के आर्टिकल्स हमारे आते हैं। उसको पार्ट 4 में रखा गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। इसके अंदर 3 प्रिंसिपल हमारे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। 10वां नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। फ्रेंड, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, वो दोनों जगह वर्क करता है, सेंटर और स्टेट लेवल पे। दे आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी 3 ब्रांचेस हैं जो मेन है, वो है द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। फ्रेंड, तो द लेजिस्लेटिव इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव फ्रेंड वो होता है जो लॉ बनाता है। इट फ्रेम्स लॉ एंड पॉलिसीज डेट आर रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री स्मूथली। जैसे कि मैंने बताया था, लॉ बनाता है, इट फ्रेम्स लॉ एंड पॉलिसी, लॉ बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा ताकि हमारा जो कंट्री है वो स्मूथली रन कर सके। द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। और फ्रेंड्स, हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी उन लॉस को एग्जीक्यूट करेगा जो हमारे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव ने बनाए थे। जितने भी लॉ पॉलिसी बनाए थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करेगा? उन लॉ और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेगा। द जडिशरी एंश्योर जस्टिस टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द फ्रेम लॉ ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड, जो हमारे देश के कानून है उसके तहत हमारा जो कहते हैं जडिशरी है वो जस्टिस प्रोवाइड कराएगा सिटीजन्स को। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। द पार्लियामेंट इज द बाइकैमरल, मीनिंग इट इज अ 2 हाउस। पार्लियामेंट के अंदर हमारे फ्रेंड्स 2 हाउसेज आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं फेडरल सिस्टम एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन। फेडरल सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज अ कोर पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। फ्रेंड्स, हमारा जो रिलेशनशिप होता है सेंटर के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो फ्रेंड्स फेडरलिज्म का एक कोर पार्ट होता है। अगर अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो फ्रेंड जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और बीच में मतभेद रहेंगे तो हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक है, जिसमें कहा गया है क्या कहते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, आपको पावर सबको इक्वली डिवाइडेड रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमने जैसे ही पहले पढ़ा रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो सबको करना है, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो आपको एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप रिलेशनशिप अच्छे बना सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ताकि हमारा जो भी सिस्टम है वो स्मूथ तरीके से फॉलो कर सके। It is defined by the Constitution of India, which outlines a division of power and responsibilities between the 2 level of government। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आउटलाइन करता है, पावर को डिवीजन करता है 2 लेवल के गवर्नमेंट में, स्टेट और सेंट्रल में। अब डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से होती है, 3 लिस्ट बनाई गई हैं फ्रेंड्स हमारे पास। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट डेट कैन ओनली बी लेजिस्लेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको फ्रेंड जो यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको लेजिस्लेटिव कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट लिस्ट में फ्रेंड जितने भी सब्जेक्ट्स हमने डाल रखे हैं उसको लेजिस्लेटिव कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। मतलब उन पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। यूनियन लिस्ट में जितनी है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है फ्रेंड, सब्जेक्ट डेट कैन बी लेजिस्लेटेड बाय बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसपे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लेजिस्लेटिव कर सकती है, ऐसी चीज़ों को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल रखा है। अब हम देख लेते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट फ्रेंड्स किसके, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट फ्रेंड्स किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सुधार कर रहे हैं, फिर किसी भी नए लॉ को ऐड कर रहे हैं, फिर कोई पुराना लॉ हटा रहे हैं, उसी को हम अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 की हेल्प से होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अ चेंज टू अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन सच एज एडिंग, रिमूविंग एंड चेंजिंग अ लॉ। फ्रेंड वही बताया था मैंने आपको, चेंज कर सकते हैं हम किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें रिमूव कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368। जैसे प्रोसेस लिख रखा है मैंने अंडर आर्टिकल 368।
इसके फ्रेंड्स टाइप होते हैं कुछ, सिंपल मेजोरिटी हो, स्पेशल मेजोरिटी हो, स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट। इन तीनों टाइप में से आपको एक तरीके की मेजोरिटी चाहिए, तभी आप किसी भी कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होता है फ्रेंड्स? इमरजेंसी प्रोविजन तीन तरीके की इमरजेंसी होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप इन तीनों के आर्टिकल याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लगता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 360 के तहत लगती है। नेशनल इमरजेंसी में फ्रेंड्स कब लगती है नेशनल इमरजेंसी? जब हमें थ्रेट टू सिक्योरिटी हो, कोई भी चीज़ की सिक्योरिटी का थ्रेट हो, तो वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं हम आर्टिकल 352 के तहत। फ्रेंड जो स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो सकती है, जैसे कि अभी आपने देखा था बंगाल वगैरह में और मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई थी, फिर दिल्ली में भी हो जाती है, तो कई बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। वो किसके तहत लगता है? वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगती है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। जब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो जाता है तो वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। फिर देख लेते हैं हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये शायद इस टॉपिक जो पहला यूनिट हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। द गवर्निंग स्ट्रक्चर इन इंडिया इज मेड अप ऑफ 3 टायर्स। फ्रेंड जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में वो 3 टायर का बना होता है, मतलब 3 टायर की गवर्नमेंट है: द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल पीपल्स। फ्रेंड जो द लोकल, जो हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है, जो हमारे लोकल पीपल होते हैं उनके द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पीएम आ गए। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आ गया? स्टेट गवर्नमेंट में आपके सीएम आ गए। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसके अंदर कौन आते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं गांव में प्रधान हो गए, फिर शहर में मेयर हो गए, वो सब आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर। टू मेजर फॉर्म्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया: इन अर्बन एरियाज और इन रूरल एरियाज। इन अर्बन एरियाज, डेट इज इन सिटीज एंड टाउन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस इज कैरिड आउट बाय म्यूनसिपलिटीज एंड कॉरपोरेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अर्बन एरियाज़ में फिर जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई जाती है। इन द रूरल एरिया, डेट इज इन विलेज, जिला पंचायत, ब्लॉक समितिज एंड पंचायत कैरिड आउट बाय द फंक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे कि गांव में आप देखिए पंचायत होती है, वहाँ पे प्रधानी का इलेक्शन होता है, तो वो सब क्या कहते हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर आता है, सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर। दोस्तों बताइए अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। और दोस्तों मैं कल परसों अब मे भी इसका एग्ज़ाम है, तो कल तक आपको सारी यूनिट्स के वन शॉट मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।